डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ का मॉडल पेपर 2 का सेक्शन ए का सॉल्यूशन। और इसमें हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक का सॉल्यूशन। इसके पहले मैंने दो वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड कर दिया है, जिसमें दोनों में क्वेश्चन 1 से 10 और 11 से 20 तक का सॉल्यूशन कर दिया। तो उस दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं ये पार्ट 3, जिसमें आज हम लोग 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हेन fx इज ओड देन इंटीग्रल ऑफ -a to a fx dx। ये डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी ही आपसे डायरेक्ट पूछ दिया गया है ऑब्जेक्टिव में। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग को अगर याद होगा तो आसानी से बता सकते हैं आंसर, याद नहीं है तो समझ लीजिए क्या होता है। तो देखिए, इंटीग्रल -a to a fx dx होता है, तो इसके प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पर आपका दो वैल्यू हो जाता है। एक हो जाता है 2 इंटीग्रल ऑफ 0 to a fx dx, और ये कब होता है, इफ fx इज इवन। जब fx यानी फंक्शन इवन होता है तब हमारा इसका वैल्यू डायरेक्ट 2 लगा के 0 to a fx dx हो जाता है, ठीक है। तब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। और एक और होता है, डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। कब, इफ fx इज ओड फंक्शन। जब ये ओड फंक्शन दिया रहेगा आपको तो आपका वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगा आंसर में, तुरंत आप लोग बता सकते हैं। और इवन ओड क्या होता है, तो देखिए, कोई भी फंक्शन आपको दिया रहेगा और उसका आप f-x निकालेंगे। f-x अगर -fx आ जाएगा तो कहिएगा कि ये ओड फंक्शन है। और f-x का वैल्यू अगर fx आ जाता है, ठीक है, माइनस आपका सॉल्व होकर के नहीं बचे, सिर्फ fx आ जाए, तो इस केस में हम लोग इसे कहते हैं ये इवन फंक्शन है और ये ओड फंक्शन है। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही आपका देखिए पूछ दिया है। जब ओड होगा तो क्या वैल्यू होगा, जब ओड होगा तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d4y बाई dx टू द पावर 4 प्लस साइन और ब्रैकेट में है d3y बाई dx क्यूब इज इक्वल टू 0। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका आपसे डिग्री पूछा है। तो ध्यान दीजिए कि डिग्री होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उस पे जो है अधिकतम जो मैक्सिमम पावर होता है ना, वही डिग्री कहलाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारा डिग्री डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यह पोलिनोमियल फंक्शन के रूप में नहीं है। आपका जो डेरिवेटिव होना चाहिए dy बाई dx या d2y बाई dx स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो जो है रेडिकल से फ्री होना चाहिए, पावर उस पे नहीं होना चाहिए, यानी पोलिनोमियल फंक्शन के रूप में होना चाहिए। यानी इस पे पावर या तो 0, 1, 2, 3, 4 यही सब होना चाहिए। साइन, कोस, e टू द पावर x ये सबसे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसका ऑर्डर तो आप बोल सकते हैं 4, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव है हाईएस्ट। तो आपका ऑर्डर पूछेगा तो आप 4 आंसर बताएंगे, लेकिन डिग्री पूछ दिया है तो ऐसे केस में आप बोलेंगे डिग्री नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ साइन के साथ जुड़ा हुआ दिख गया, तो यह पोलिनोमियल फंक्शन के रूप में नहीं है। जैसे साइन के साथ नहीं रहना चाहिए, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ ये नहीं होना चाहिए। और e टू द पावर x भी ऐसा अगर आपको दिख गया डिफरेंशियल इक्वेशन में तो नहीं होगा, a टू द पावर x दिख गया तो नहीं होगा, यानी ये सब पोलिनोमियल नहीं कहलाता, इसीलिए डिग्री ही डिफाइन नहीं होता है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया क्लियर आपका। नॉट डिफाइंड बोलेंगे जब भी आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में, साइन के साथ dy बाई dx या कोस के साथ या e टू द पावर, ये सब में आपको नॉट डिफाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप जनरल सॉल्यूशन निकालिएगा तो उसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4। ये एकदम सीधा है कि 4 ऑर्डर का है तो 4 होगा।
3 ऑर्डर का है तो 3 होगा, इसी तरह 2 ऑर्डर का है तो 2 होगा। कैसे? 4 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब d4y बाय dx स्क्वायर बराबर में कुछ भी रह सकता है, जैसे कांस्टेंट रह सकता है। जब इसको आप जनरल सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो 4 बार इंटीग्रेट करना होगा बोथ साइड, दोनों तरफ, और 4 बार इंटीग्रेट करके फाइनल आपको y बराबर आएगा। तो उसमें आपको 4 कांस्टेंट देना पड़ेगा, 4 बार इंटीग्रेशन की जगह 4 कांस्टेंट देना पड़ेगा, इसीलिए इसमें 4 कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। The number of arbitrary constant in the general solution of a differential equation of fourth order कितना? 4 constant। 3 का पूछेगा, 3 आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। The position vector of the point 1, 0, 2, ये पॉइंट आपको दिया गया है और इसका पोजीशन वेक्टर आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जब उसे हम ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे समझते हैं यहाँ पर ये समझ लीजिए x एक्सिस है, ये समझ लीजिए y एक्सिस है और ये z एक्सिस समझ लीजिए। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा? 1, 0, 2। देखिए y का वैल्यू 0 है, मतलब कि वो एक्स जेड प्लेन पर ही कहीं ना कहीं होगा। यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है P 1, 0, 2, और जब इसे ओरिजिन O से कनेक्ट करते हैं तब हम पोजीशन वेक्टर OP लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर OP। और कैसे लिखते हैं? तो देखिए ये पॉइंट में जो पहला आपको दिया गया है 1, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, तो x के दूरी में 1 यूनिट, y तो 0 है, फिर z 2 है तो z एक्सिस पर 2 यूनिट के डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। तो आप लिखेंगे कैसे? तो x एक्सिस के लिए हमेशा हमें डिनोट करते हैं i कैप वेक्टर से, y एक्सिस के लिए j कैप वेक्टर से और z एक्सिस के लिए k कैप वेक्टर से। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, देखिए 1 है तो 1 इंटू आई करेंगे तो i ही हो जाएगा सीधा i कैप। j y क्या है? 0 है तो j वाला होगा ही नहीं, 0 इंटू जे कैप लिखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, उसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। प्लस जेड कैप के लिए आपको जेड एक्सिस में 2 यूनिट का डिस्टेंस है तो इसके लिए आपको लिखना है 2 इंटू के कैप। जेड के लिए के कैप लिखते हैं हम लोग, तो 2 इंटू के कैप, यही आपका आंसर हो जाएगा, आई के प्लस 2 के कैप। देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है आई के प्लस 2 के कैप, ये आपका आंसर हो गया। नंबर 25 देखते हैं हम लोग। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, यानी दो वेक्टर आपको दिया गया और दोनों का आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट भी होता है, हम लोग उसे कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे हम लोग? दोनों वेक्टर को लिख लेंगे 5i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, फिर दूसरे वाले वेक्टर को लिख लेंगे 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी j और k के साथ 0 हो जाता है। तो हम i वाले को सिर्फ i के साथ ही करेंगे, j वाले को j के साथ करेंगे और k वाले को k के साथ करेंगे, क्योंकि बाकी के साथ अदर के साथ 0 हो जाता है। तो यहाँ i का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 5 है, 5 ले लिए। यहाँ पर i का क्या है? 3 इंटू 3 कर लिए, फिर प्लस j का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर j का माइनस 4 है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस k का यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट माइनस 3 है और यहाँ पर k का 7 है, इंटू कर लिए। अब हमें सॉल्व कर लेना सिर्फ। 15 हो गया, ये हो गया माइनस 4 और ये हो गया माइनस 21, तो हो गया 15 माइनस 25 और 15 माइनस 25 माइनस 10 हो गया। तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है माइनस 10, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, 2, 3 एंड 4, 5, 7, ये दो पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगा और उस लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियो बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान सा ये भी क्वेश्चन है। दो पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है? 4, 2, 3 दिया हुआ है पहला पॉइंट,
और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है 457। इस दोनों को जब हम ज्वाइन किए तो देखिए एक लाइन बन गया ना। अब इस लाइन का ही डायरेक्शन रेशियो, जैसे ए और बी पॉइंट नाम दे देंगे तो ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको बताना। फार्मूला क्या होता है देखिए, दो पॉइंट को ज्वाइन जब करते हैं, ठीक है, और उससे एक लाइन बनता है तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालने का फार्मूला होता है, डायरेक्शन रेशियो आर होता है क्या, x2 माइनस x1, ठीक है, कॉमा y2 माइनस y1, कॉमा Z2 माइनस Z1, यही होता है डायरेक्शन रेशियो। तो हमारा देख लीजिए पॉइंट पर, यहाँ पर ये हो गया आपका x1, क्या हो गया x1, ये y1 और ये Z1 हो गया। उसी तरह से ये वाला बाद में जो पॉइंट दिया हुआ है, इसे x2 बोलिए, इसे y2 बोलिए और इसे Z2 बोलिए। अब हमारा डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियो R, ठीक है, फॉर्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, कॉमा Z2 माइनस Z1 होता है। x2 माइनस x1 देख लीजिए, x2 क्या है 4 और x1 भी 4, y2 क्या है, y2 5 है, y1 क्या है 2 और Z2 क्या है 7 और Z1 क्या है 3। तो हमारा क्या आ गया देखिए, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 2 3 और 7 माइनस 3 4, यही आपका आंसर हो गया 0 3 4, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यही आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि द लाइन्स x माइनस 1 बाय एल इज इक्वल टू y प्लस 2 बाय m इज इक्वल टू z माइनस 4 बाय n एंड x प्लस 3 बाय 2 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाय 3 इज इक्वल टू z बाय 6 आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दो ये आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, और कह रहा है कि दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इनमें से चारों में से कौन सा कंडीशन सही है, ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखिए कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो हमें पता है कि उसके डायरेक्शन रेशियो का अनुपात भी बराबर होता है। तो हमें करना ये है यहाँ पर सॉल्यूशन में कि डायरेक्शन रेशियो पहले वाले लाइन का और दूसरे वाले लाइन का दोनों का रेशियो ले लेंगे अनुपात और बराबर कर लेंगे, वहीं से रिलेशन निकलता है। और उसके पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं ये भी देख लेना होता है। देखिए लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने का मतलब यहाँ पर हमें पॉइंट में बीच में प्लस माइनस है या नहीं है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। देखना ये रहता है ध्यान से कि एक्स वाई जेड का कुछ मल्टीपल तो नहीं है। अगर यहाँ पे मल्टीपल कुछ रहता है 2, यहाँ पे 3y ऐसा कुछ, तब हमें ना वहाँ पे 2 कॉमन लेकर के उसको नीचे लाना होता है, तब डायरेक्शन रेशियो थोड़ा चेंज होता है। लेकिन चूंकि ये फ्री है x y z, यहाँ भी x y z फ्री है, तो हमें अब ऊपर ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है। सीधा हम लोग जो डायरेक्शन रेशियो है उसका रेशियो ले लेते हैं अनुपात और वो बराबर करते हैं। क्योंकि पैरेलल है तो यहाँ से l है तो इसके नीचे आपको लिखना है इसका l/2, ठीक है, दोनों का रेशियो ले लिए। ये इक्वल होगा, यहाँ पे m है और यहाँ 3 है और ये बराबर हो जाएगा फिर यहाँ n और वहाँ पे 6। इस तरह से इक्वल होता है डायरेक्शन रेशियो का अनुपात। अब करना क्या है देखिए, रिलेशन आपको निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को पहले ले लीजिए। तो l/2 इज इक्वल टू m/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3l इज इक्वल टू 2m हो जाएगा। यहाँ से एक रिलेशन आपका निकला, 1 कर देते हैं। अब करना क्या है आपको, अब यहाँ पे आप फर्स्ट या लास्ट ले सकते हैं या सेकेंड लास्ट ले सकते हैं, तब तीनों रिलेशन मिलेगा। चलिए तो हम लोग फिर फर्स्ट और लास्ट को ले लेते हैं। तो आपको क्या मिल रहा है देखिए, l/2 इज इक्वल टू n/6 मिला। यहाँ से अब हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6l इज इक्वल टू 2n, 2 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, तो 3l इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, n मिल गया। ये 2 कर देते हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशन को, यहाँ LHS में 3l है, यहाँ भी 3l है और ये दोनों इक्वल है 2m और n के। तो फाइनली 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं, 1 and 2 से आप लिख सकते हैं 3l इज इक्वल टू 2m और 3l ही बराबर किसके है, n के। तो यानी ये तीनों आपस में बराबर हो गया। तो आपका यही कंडीशन निकला, 3l इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू n। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग।
द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये एक लाइन का इक्वेशन दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, और इसका आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है लाइन का इक्वेशन। तो देखिए कोई भी लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कैसा होता है, ये होता है इस प्रकार का, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ऐसा होता है। जहाँ आर तो जनरल वेक्टर होता है, यहाँ आर न दे करके आपको गामा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गामा भी ले सकते हैं हम लोग। और वेक्टर ए क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ से लाइन पास करता है, और एक आपको यहाँ पर कोई भी फिर वेरिएबल कांस्टेंट रहता है यहाँ पर लेमडा, और फिर वेक्टर बी, और वेक्टर बी क्या होता है, लाइन जो किसी भी वेक्टर के पैरेलल तो होगा, उसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है। कैसे निकालेंगे हम लोग इसमें, देखिए बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। सबसे पहले जो कार्टेशियन इक्वेशन दिया है आपको, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। कैसे, देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है इस लाइन का, ये होता है x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी बीच में माइनस होना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस है, इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे देखिए, तो x प्लस 3 है तो उससे हम माइनस 3 लिख सकते हैं, अब बाई 2 कर सकते हैं। फिर इज इक्वल टू देखिए y प्लस 4 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस 4 बाय -3 लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया y माइनस y1। और z वाला में तो माइनस है ही, उसे कुछ नहीं करना है, तो z माइनस 5/6। अब देखिए यही वाला तीनों ना पॉइंट होता है, x1 y1 z1, x1 के जगह पे -3 है, y1 के जगह पे -4 है, और z1 के जगह पे 5 है। ये पॉइंट हो गया जहां से लाइन पास करेगा, और ये नीचे जो दिख रहा है यही हो गया डायरेक्शन रेशियो उस लाइन का। तो फाइनल आंसर अब हम लोग लिखेंगे क्या, तो देखिए वेक्टर गामा इज इक्वल टू, पहले पॉइंट, वेक्टर ए क्या है पॉइंट, तो पॉइंट में आपका हो जाएगा -3i कैप लगा देते हैं, प्लस के साथ फिर यहाँ पे क्या है माइनस है, तो फिर हमें माइनस ही ले लेना है 4, और ये जे कैप हो जाता है y के डायरेक्शन में, और फिर प्लस 5k कैप, ये आपका पॉइंट हो गया, प्लस लेमडा वेक्टर बी, और वेक्टर बी मतलब डायरेक्शन रेशियो से जो वेक्टर बनेगा, यानी कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, यही आपका फाइनल आंसर हो गया वेक्टर फॉर्म में। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, इफ probability of f is equal to 3/4 and probability of E intersection f is equal to 1/4, then find probability of E by f, यानी कि probability of E when f occurs, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही आसान सा उसका फॉर्मूला ही होता है, उस पर हम लोग सेट कर देंगे, निकल जाएगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E when f occurs, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन f बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f, जो नीचे में रहता है वही आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि इससे डिवाइड हो जाता है ऐसे। तो अब हमारा ये दिया हुआ ही है सवाल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन f 1/4 रख दिए हम लोग वैल्यू उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ f दिया हुआ है 3/4 भी रख दिए। अब यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, 1/3 आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, यह भी प्रोबेबिलिटी से ही सवाल है। तो ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ है 6/11 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको फाइंड करना। तो हमें फार्मूला फिर इसका पता है क्या होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला ही होता है, वह आप लोग पढ़े हैं, होता ही है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देना है सीधा हमें, ए यूनियन बी का देखिए वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 7/11 रख दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 रख दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें फाइंड करना है। तो ये माइनस में है, इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, लेफ्ट साइड प्लस में हो जाएगा,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इधर आ गया, इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा तो कितना 6 + 5 11/11, और ये इधर माइनस में हो जाएगा ट्रांसपोज करने पे 7/11। अब यहाँ से 11 - 7 4/11, ये आपका आंसर हो गया। तो 4/11 ऑप्शन ए में दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस वीडियो में आज हम लोग देख लिए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक का सॉल्यूशन। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में जो फिल इन दी ब्लैंक्स वाला है वो पार्ट देखेंगे 31 से 40 तक का सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में या अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।